10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 7 राज्यों की 26 सीटों पर तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। यहां 26 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। आज 3 राज्यों की 11 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। बिहार की 5, हरियाणा की 2 और उड़ीसा की 4 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इन 3 राज्यों में कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। मौजूदा स्थिति में 37 में से 25 सीटें इंडिया ब्लॉक के पास हैं, जबकि 12 सीटें एनडीए के खाते में हैं। चुनाव के बाद तस्वीर बदल सकती है और एनडीए को 8 सीटों का फायदा हो सकता है। राज्यसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प मुकाबला बिहार में है, जहां 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। एनडीए ने 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो वहीं महागठबंधन ने भी 1 उम्मीदवार उतार दिया है। एनडीए के 5 में से 4 की जीत पक्की है। लड़ाई सिर्फ 5वें उम्मीदवार को लेकर है, क्योंकि एनडीए को जरूरी आंकड़े से सिर्फ 3 वोट कम है, तो वहीं महागठबंधन को जरूरी वोट से 6 वोट कम है। लेकिन एआईएमआईएम के सपोर्ट के बाद आरजेडी के भी हौसले बुलंद हैं। बिहार में राज्यसभा के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। वोटिंग से पहले बिहार विधानसभा की सचिव ख्याति सिंह का तबादला कर दिया गया है। ख्याति सिंह चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर थी, लेकिन अब उनका ट्रांसफर हो गया है। ख्याति सिंह का तबादला कर उन्हें पटना हाई कोर्ट भेज दिया गया है। देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 फेज में वोटिंग होगी, तो वहीं केरलम, असम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सिंगल फेज में मतदान होगा। केरल, पुडुचेरी और असम में 9 अप्रैल, तो वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा। 4 मई को एक साथ सभी राज्यों के नतीजे सामने आएंगे। बंगाल चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने डेटशीट जारी कर दी है। पहले चरण के लिए 30 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद 6 अप्रैल तक नामांकन किया जा सकता है। 9 अप्रैल तक नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है और 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग हो गई। तो वहीं सेकेंड फेज के लिए 9 अप्रैल को नामांकन भरने की आखिरी तारीख है, जिसे 13 अप्रैल तक वापस लिया जा सकता है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। बंगाल में चुनाव की तारीखों की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही चुनाव आयोग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। निर्वाचन आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को देर रात उनके पद से हटा दिया। ईसी ने नंदिनी चक्रवर्ती को हटाकर दुष्यंत नरियाला को मुख्य सचिव बनाया, तो वहीं जगदीश प्रसाद मीणा को गृह सचिव के पद से हटाकर संघमित्रा घोष को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। अमेरिका और इजरायल का ईरान पर 17वें दिन भी हमला जारी है। इजरायल ने ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। इसे अभी तक सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक बताया जा रहा है। ये हमले इजरायली ड्रोन से किए गए। इजरायल ने हमले का वीडियो जारी किया। दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमलों के फुटेज को जारी किया और ईरान की ताकत में गिरावट का दावा किया। उधर ईरान ने भी कुवैत, तुर्की और यूएई में कई ठिकानों पर हमले किए। इजरायली फोर्सेस ने दावा किया कि उन्होंने ईरान से 70% मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि 700 मिसाइल साइट्स को टारगेट किया गया। साथ ही इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बुनियादी ढांचे को तबाह करने का भी दावा किया। प्रवक्ता ने बताया कि अभी ईरान पर हमले जारी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ईरान के अंदर 1000 से ज्यादा टारगेट की पहचान की है। इजरायल ने यह भी दावा किया कि इन हमलों से ईरान में खामेनेई की स्थिति कमजोर हुई है। खाड़ी देशों में ईरानी हमले लगातार जारी हैं। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की लगातार बमबारी चल रही है। इस बीच दुबई में ईरान ने फिर ड्रोन अटैक किया। दुबई एयरपोर्ट के बाद ईरान ने ताबड़तोड़ ड्रोन से हमले किए। हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक ईंधन टैंक के पास आग लग गई। सिविल डिफेंस की टीमों ने कड़ी मशक्कत से इस पर काबू पाया। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पर उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इजरायल ने एक बार फिर तेहरान पर हमले तेज कर दिए हैं। आईडीएफ ने वेस्टर्न तेहरान को टारगेट करके भीषण हमला किया। इस हमले के बाद ईरान के कई इलाकों से धुआं उठ रहा है। आईडीएफ का दावा है कि इस हमले से ईरान को नुकसान हुआ है, तो वहीं ईरानी विदेश मंत्री ने तेहरान में ईंधन भंडारों पर इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। अराक्ची ने कहा कि इजरायल को वॉर क्राइम के लिए सजा मिलनी चाहिए। ईरान समर्थित सराया औलिया अल दम इराकी ग्रुप ने बगदाद में भीषण अटैक किया। अल दम इराकी ग्रुप ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। ईरान समर्थित इराकी ग्रुप ने विक्ट्री बेस पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। भीषण हमले के बाद विक्ट्री बेस में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहे थे। मिडिल ईस्ट जंग को आधा महीना बीत चुका है। ईरानी सेना ने इजरायल में पुलिस मुख्यालय को टारगेट करने का दावा किया। लहाब 433 स्पेशल यूनिट पर ड्रोन बरसाए गए। इसके अलावा डिफेंस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर पर भी हमले का दावा है। हालांकि इस हमले से कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी ना तो इजरायल ने दी है और ना ही ईरानी सेना ने कोई डेटा साझा किया है। नेतन्याहू से बहस होने की खबर को राष्ट्रपति ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि उनके और नेतन्याहू के रिश्ते अच्छे हैं, उनके साथ कोई बहस नहीं हुई। ट्रंप ने ईरान के यूएसएस अब्राहम लिंकन जंगी जहाज पर हमले करने के दावे को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी कभी हमला नहीं हुआ। ईरान फेक न्यूज फैला रहा है। ईरान को इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। एलपीजी गैस के साथ ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से चले दोनों भारतीय जहाज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
ईरान की अनुमति के बाद शिवालिक और नंदा देवी नाम के टैंकर जहाज ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित रूप से पार कर लिया और भारत की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों में से एक शिवालिक आज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा, जबकि नंदा देवी के 17 मार्च को भारत पहुंचने की अनुमान है। दोनों को भारतीय नौसेना के एक जहाज एस्कॉर्ट कर रहे हैं। वेस्ट एशिया संकट के बाद भी भारत में तेल गैस की कोई किल्लत नहीं है। भारत सरकार ने एक बार फिर से इस पर स्थिति साफ कर दी। भारत सरकार ने कहा कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से तेल का प्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए बाहरी दबाव से भारतीय कंज्यूमर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात एलपीजी किल्लत की, तो इसे लेकर बाकी सोर्सेज से प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। संकट के समय में भी लोगों को राहत देने पर फोकस है। एलपीजी की किल्लत के बीच यूपी में गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। यूपी में पिछले एक हफ्ते में 2254 लोकेशन पर रेड हुई। 5 एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तो वहीं कालाबाजारी करने वाले 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि 8 गिरफ्तारियां और 37 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। लखनऊ में जिला प्रशासन की टीम ने अभिनंदन रिजॉर्ट पर छापा मारकर 88 अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए। ये रिजॉर्ट सपा नेता सोनू कनौजिया का है, जबकि उनकी पत्नी मंजू कनौजिया के नाम पर गैस की एजेंसी है। नोएडा में गैस सिलेंडर की किल्लत अभी भी बरकरार है। गैस एजेंसी के बाहर घंटों लोग लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा। आज सुबह 3 बजे से लोगों की लंबी लाइन लगी है। कुछ लोगों को 2-3 दिन हो गए गैस एजेंसी का चक्कर काटते हुए, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा। तो वही कुछ लोगों का कहना है कि उनके मोबाइल पर डिलीवरी का मैसेज तो आ गया, लेकिन उन्हें सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिली। कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग लग गई और इस हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर मरीज शामिल हैं जो ट्रॉमा केयर के आईसीयू में भर्ती थे। आईसीयू में आग सुबह करीब 3 बजे लगी। अचानक आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हादसे की खबर मिलने के बाद सीएम मांझी तुरंत अस्पताल पहुंचे और जायजा लिया। आग से प्रभावित मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। तो वहीं राहत बचाव का काम भी तेजी से जारी है। कटक आग हादसे में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने न्यायिक जांच के आदेश जारी किए हैं। सीएम ने घटना पर गहरा दुख जताया। सीएम ने अधिकारियों को प्रभावित मरीजों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने और बिना किसी रुकावट के इलाज जारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उड़ीसा के बालासोर में चलती ट्रेन में महिला कराटे की टीम के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। नागपुर विश्वविद्यालय की महिला कराटे टीम के साथ मनचले युवकों ने ट्रेन में बदसलूकी की। महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। आरोपी युवकों ने अश्लील टिप्पणी की और उन्हें परेशान किया। शिकायत के बाद आरपीएफ पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। मथुरा के बरसाना में स्थित श्री राधा वल्लभ मंदिर में एक साधु की हत्या कर दी गई। देर रात अज्ञात हमलावरों ने मंदिर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 संदिग्धों से पूछताछ की है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश की जा रही है। हत्या की वजह का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। तमिलनाडु के मदुरई में एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सिंथन टॉप पर भारी बर्फबारी की वजह से कई गाड़ियां और यात्री फंस गए। सड़क पर फिसलन की वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया। एक-एक कर गाड़ियों को वहां से निकाला गया। मौसम में बदलाव की वजह से इन दिनों पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन अचानक हुई बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बर्फबारी ने कई पर्यटकों को मुश्किल बढ़ा दी है। जलौरी पास में अचानक हुई बर्फबारी से 40-50 पर्यटक फंस गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बीती रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सकुशल बाहर निकाला। वहीं इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भीषण बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों से लेकर घरों की छतों तक बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछी हुई है। पेड़ों और सड़कों पर भी बर्फ ही बर्फ है। इसके चलते यातायात प्रभावित है। ताजा बर्फबारी के बाद नाराज पर्यटकों के लिए नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखा। कल से ही दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई जगहों पर ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई। इसके बाद तापमान में भारी गिरावट देखी गई। उत्तराखंड के चमोली में जबरदस्त बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। पहाड़ों से लेकर सड़कों तक बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछी हुई है। बर्फ की सफेद चादर से घिरे पहाड़ों के बीच स्थित बद्रीनाथ मंदिर बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। पहाड़ों पर सूरज की पहली किरणें पड़ने के बाद से नजारा और भी दिलकश और मनमोहक हो गया।